हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़कर आते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 9th में साइंस में आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो वहाँ पर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करता हूँ। मैटर का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन वी डिवाइड द मैटर on the basis of their physical state like solid, liquid and gases. In chemical classification, we categorize the matter into pure form and the mixture form. In pure form, we further classify this pure form into elements and compound. And the mixture again divided into two categories, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि जब हम लोग मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो प्योर सब्सटेंस है उसमें पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है मैं उसी को क्लियर करूंगा यहाँ पर। एलिमेंट क्या है देखिए, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए मैटर की वो शुद्धतम अवस्था जो केवल एक ही प्रकार के कणों से, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लीजिए कि 100% प्योर गोल्ड की बात करते हैं, या मैं बोलूँ कि 24 कैरेट गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की जो प्योरिटी का जो स्टैंडर्ड स्केल है वो कैरेट में है। तो अगर 24 कैरेट मेरे पास गोल्ड है, इसका मतलब उस गोल्ड सब्सटेंस में द ऑल पार्टिकल्स आर गोल्ड पार्टिकल्स। That means that substance is made up of only one type of atom, that is gold. ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है और उस आयरन के ऑब्जेक्ट में केवल आयरन के एटम प्रेजेंट हैं, देन वी कैन से कि ये एक एलिमेंटल फॉर्म है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इन्हीं एलिमेंट को हमें यहाँ पर क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट को क्लियर किया आपके सामने। अब मैं यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्लासिफिकेशन, उसको क्लियर करता हूँ। देखिए क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग किसी क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग किसी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर दे दिए जाते हैं और क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें उस रोल नंबर के ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो हमने जो रोल नंबर दिए हैं वो रोल नंबर का कुछ ना कुछ बेसिस रहा होगा, या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसा कि बहुत कॉमन है वो रहता है, या मान लीजिए हाइट वाइज भी स्टूडेंट को हम लोग जो है सिटिंग प्लान में बिठाते हैं। ठीक, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको कैटेगराइज करना है तो हमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना होगा। अब क्लासीफाई करने की नीड क्यों पड़ती है हम लोगों को? तो वी नीड टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू कन्वीनियंट स्टडी। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और हम लोग उनको कन्वीनियंट तरीके से, इजीली तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी नेचर में अभी जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनका टोटल नंबर है 118 एलिमेंट्स। टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं अभी, और भी हो सकते हैं, आगे रिसर्च वर्क चलेगा तो और भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, बट टिल नाउ टोटल 100 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड। ठीक, तो इन 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। वही सेम रीजन है, क्लासिफाई क्यों करते हैं? ताकि हम लोग इनको कन्वीनियंट तरीके से, इजीली तरीके से पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि कभी हमने आयरन उठा लिया, कभी हमने गोल्ड उठा लिया, कभी सिल्वर उठा लिया और उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो हमको क्लासिफाई करने की नीड क्यों पड़ती है? ताकि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से, सीक्वेंशियल तरीके से हम लोग किसी चीज़ को पढ़ सकें। जैसे हम लोग कोई चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस में इन लोगों के जैसे एलिमेंट क्या है ये बता रहा हूँ,
क्लासिफिकेशन क्या है ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है क्लासिफिकेशन का, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने क्या पॉइंट्स रखा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सेम तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं ताकि पढ़ने में उनको आसानी हो, और अगर कंपैरिजन करने की बात आए तो हम कंपैरिजन भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने बात करी एलिमेंट की। तो व्हाट इज एलिमेंट, तो देखिए मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, purest form of any substance which is composed of which is made of only one type of particles। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 9th में हम लोगों ने एलिमेंट के फिर फर्दर 3 टाइप करे थे, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स। ठीक है, उस तरह से। अब मैंने दूसरा पॉइंट आपके सामने क्लियर किया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों का ये सिलेबस जो है आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई चीज़ रटनी ना पड़े। अगर एक बार कोई जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं सारे एक बार समझ में आ गए तो फिर आप लोग लैंग्वेज कुछ भी लिखिए, दिमाग में सेट हो गई अगर कोई चीज़, उसके बाद आप लोग उसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में और आप लोगों को डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोग चीज़ें बिना समझे हुए केवल याद रखते हैं, रटते हैं, तो फिर चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में बड़ी परेशानी होती है। तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या है इसको मैं बताऊं। क्लासिफिकेशन का मतलब है शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को अरेंज करना। शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स की शॉर्टिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज। तो हमको क्या आवश्यकता पड़ी क्लासिफिकेशन की, देखिए वाई डू, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया 1 मार्क्स में। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। क्यों भाई, कि इन ऑर्डर टू कन्वीनियंट एंड easy understanding of एलिमेंट्स। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं तो उसी के हम लोग बात करेंगे कि इन ऑर्डर टू कन्वीनियंट एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ आगे चल के सब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। अब देखिए मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि जो पीरियोडिक टेबल आप लोग अभी पढ़ते हैं रिसेंटली, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, कि डायरेक्ट वही पीरियोडिक टेबल बन गई थी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, दैट साइंटिस्ट नेम इज डोब राइनर। दैट इज डोब राइनर। स्पेलिंग देख सकते हैं, थोड़ी बहुत हो सकता है। तो डोब राइनर क्लासिफिकेशन, डोब राइनर्स क्लासिफिकेशन, इसको देखते हैं हम लोग। तो ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी के साइंटिस्ट थे डोब राइनर्स। और इन्होंने उस समय जो नोन एलिमेंट्स, देखिए मैं बहुत
पॉइंट वाइज आप लोगों को ये चैप्टर कराऊंगा, सिस्टमेटिक तरीके से कराऊंगा। हो सकता है कि लैंग्वेज में ना लिखाऊं, मैं पॉइंट वाइज सीधे आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है आप लोगों को ये वीडियो क्लास प्रोवाइड करने का, दैट इज टू प्रोवाइड पिन पॉइंट एजुकेशन, सिस्टमेटिक एजुकेशन। लैंग्वेज तो आप लोग किसी भी रिफ्रेशर या एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ सकते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। तो देखिए डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया और वो वर्क को मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि ही contributed in the classification of elements, in the classification of elements on the basis of atomic mass of element. That is the most important point, atomic mass of एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसकी बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया। और इन्होंने एक अपना एक क्लासिफिकेशन, अपना एक रूल भी इन्होंने दे दिया। वो रूल क्या था उसको समझिए कि उस समय जो नोन एलिमेंट्स थे, उन नोन एलिमेंट्स में से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इनको ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिल गए, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ऐसे ही इनको मिल गया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उन्होंने क्या किया, डोब्राइनर ने क्या किया कि उस समय जो नोन एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और उन्होंने ये पाया कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखते हैं तो हमको ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो अब आप समझिए। तो उन्होंने क्या कहा, देखो जैसे ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है, इसको बोल दिया ट्रायड, TRIAD, ट्रायड 1, इसको बोल दिया ट्रायड 2, इसको बोल दिया ट्रायड 3। तो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन 3 ट्रायड, और हर ट्रायड में कितने थे, 3 एलिमेंट्स थे। तो इस तरह से इन्होंने कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, 9 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। उस समय डिस्कवर ज़्यादा होंगे, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था वो इन 9 एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। अब समझिए इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, उसको मैं लिखवाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट था, ही स्टेट दैट व्हेन elements are arranged into increasing order of their atomic mass, then the group of 3 elements are formed. Group of 3 elements are formed, which is known as triad, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, known as आप लोग पूरा लिख देंगे, which is known as triad. In these triad, the atomic mass of middle element was roughly वर्ड यूज किया है इसमें, not exactly, was roughly equal to the average of atomic weight या atomic mass of first element and third element। तो इन्होंने एलिमेंट को किस बेसिस पर अरेंज किया है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक बेसिस पर। और इन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए थे जिनको बोलते हैं ट्रायड, और इसीलिए इसको बोलते हैं डोब्राइनर्स ट्रायड क्लासिफिकेशन। सीधे सीधे ऐसे ही बोल सकते हैं, डोब्राइनर्स ट्रायड
क्लासिफिकेशन। अब देखिए इनका ये तो स्टेटमेंट था, अब स्टेटमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 ट्राइड एग्जाम्पल्स। अब समझिए, मेरे पास है लिथियम, ठीक है, ये ट्राइड का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सोडियम और ये पोटेशियम। लिथियम का एग्जैक्टली एटॉमिक वेट होता है 6.9, लेकिन हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39। अब जरा एवरेज निकालें हम लोग, तो देखिए 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 23। तो यही तो बोला था डोब्राइनर ने, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट। नाउ कम टू द ट्राइड नंबर 2, कैल्शियम, दैट इज स्ट्रोंशियम एंड दैट इज बेरियम। अब इनके एटॉमिक वेट देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है 40। ऐसे ही अगर हम लोग स्ट्रोंशियम का देखें तो दैट इज 87.6। अगर हम लोग बेरियम का देखें तो बेरियम का है 137.3। अब इनका एवरेज निकालना है जरा, तो एवरेज कैसे आएगा देखिए, 40 + 137.3 डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 177.3 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल इक्वल टू 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 88.6 समथिंग। तो देखिए इसीलिए तो रफली वर्ड यूज़ किया गया, क्या यूज़ किया गया रफली, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट रफली इक्वल, ठीक है। अच्छा, ये जो इनके ऐसे ही हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए निकाल देंगे। देखो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है 35.5, ब्रोमीन का है, आयोडीन का बता देता हूँ 126.9 और ब्रोमीन का है 79.9। तो आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा 79.9 के। तो ये जो डोब्राइनर का ट्राइड क्लासिफिकेशन था, एग्जैक्टली इनका जो एटॉमिक वेट है मिडिल एलिमेंट का वो एग्जैक्टली इक्वल हर केस में नहीं था, इसलिए रफली वर्ड यूज किया गया, वाज रफली इक्वल। तो ये था डोब्राइनर का क्लासिफिकेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी भाई, क्लासिफिकेशन तो दे दिया उन्होंने, अब इसकी लिमिटेशन हुई, इसके कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, केवल 9 एलिमेंट को ही तो क्लासिफाई किया, उसके अलावा जो एलिमेंट्स थे उसके लिए ये सुइटेबल नहीं था। जैसे अभी तो मैंने बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए, अगर मैं इसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए करता हूँ तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इसीलिए ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था और कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो देखिए हम लोग यहीं पर, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, या ऐसा करिए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लिमिटेशन, इस डोब्राइनर्स ट्राइड क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन। फर्स्ट, ही क्लासिफाइड ओनली हाउ मेनी एलिमेंट्स, ओनली 9 एलिमेंट्स, ठीक है सर, इन्होंने 9 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स। इसका जो क्लासिफिकेशन था वो केवल कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट में ही केवल सिमट के रह गया ये, और आगे के एलिमेंट को क्लासिफाई डोब्राइनर नहीं कर पाए, ठीक है। तो नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, देखिए डोब्राइनर ने सारी चीज़ें तो क्लासिफाई नहीं की, लेकिन इस डोब्राइनर के काम से जो अदर साइंटिस्ट थे उनको एक मोटिवेशन मिला। डोब्राइनर ने एक उनको दिशा दिखा दी कि भाई एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसी प्रॉपर्टी का स्टडी करके जो न्यू साइंटिस्ट आए, दैट इज न्यूलैंड्स, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, कैसे दिया दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, देखिए डोब्राइनर्स वर्क, डोब्राइनर ने जो वर्क किया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दिस वर्क एनकरेज द अदर साइंटिस्ट टू पार्टिसिपेट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और उनमें से एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और थोड़ा सा म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रखते थे, म्यूज़िक में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति को जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो बाकी चीज़ों को उस इंटरेस्ट के जरिए ही समझने की कोशिश करता है। अब एक चीज़ देखिए कि न्यूलैंड्स ने भी
एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक का इस्तेमाल किया, म्यूजिकल नोट का इस्तेमाल किया। जैसा आप लोग जानते होंगे म्यूजिक के जो नोट हैं जैसे सा रे गा मा पा दा नी, इस तरह से, तो इन नोट जैसे ये नोट हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को भी इन्हीं नोट्स के आधार पर क्लासिफाई किया। कैसे किया उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इन्होंने जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया वो वही थी कि ही क्लासिफाइड 56 एलिमेंट्स। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, बनता है। ही क्लासिफाइड 56 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ increasing order of their atomic weight। एटॉमिक वेट के या एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। टोटल कितने एलिमेंट थे सर? टोटल एलिमेंट थे 56। ही क्लासिफाइड 56 एलिमेंट, उस समय जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनमें से 56 एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया। और इन्होंने क्या किया, ये बताया कि जब हम लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं तो हर every eighth element has the same property as that of the first element have। उसको समझिए आप लोग। इन्होंने म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल किया, म्यूजिकल नोट का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टक का नियम। मैं लिख देता हूं, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा हो तो दैट इज अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नाम से पता चल रहा है। चलिए, इन्होंने क्या किया देखो, म्यूजिकल नोट कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, सा रे गा मा पा दा एंड नी। देखिए एलिमेंट्स, म्यूजिकल नोट की संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7। आप लोग देख रहे हैं 7 म्यूजिकल नोट है। अगर मैं 7 से जैसे ही 8वें नोट पर जाऊंगा तो उस द्वारा से क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया न्यूलैंड्स ने कि व्हेन ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट देन ही फाउंड दैट every eighth element has the property same as that of the first element, like in musical note। जैसे म्यूजिकल नोट में टोटल 7 नोट हैं, तो हर 8th नोट, every 8th नोट has the same property as that of the first note। उसी बेसिस पर इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, ये तो हिंदी के म्यूजिकल नोट्स हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो दैट इज डो रे मी फा सो ला एंड ती। ये आपसे म्यूजिकल नोट वगैरह कुछ नहीं पूछे जाएंगे। मैं तो केवल उन्होंने जो वर्क यूज़ किया उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ। तो देखिए, म्यूजिकल नोट की बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया। देखिए, ही स्टार्टेड फ्रॉम द लाइटर एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन के बाद लिथियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जैसे हाइड्रोजन का कितना है 1, लिथियम का कितना है 7, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक, इसके बाद पोटेशियम और यहाँ पर कैल्शियम। अच्छा, ही क्लासिफाइड 56 एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था उनका, उन्होंने जो क्लासिफाई किया था दैट इज हाइड्रोजन। और 56th एलिमेंट जो उन्होंने क्लासिफाई किया था, इस पर क्वेश्चन बनता है 56th एलिमेंट कौन सा था जो उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज थोरियम, THORIUM, दैट इज थोरियम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम के बाद उन्होंने क्या लिया, कैल्शियम के बाद देखिए, कैल्शियम के बाद क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन और यहाँ पर उन्होंने कोबाल्ट और निकल दोनों को रखा साथ में। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट और निकल के बाद कॉपर,
एंड दिस जिंक। उसके बाद फिर अदर एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया, वो इतना जरूरी नहीं है जानना, हमारा इतने क्लासिफिकेशन से काम चल जाएगा। अब समझिए, उन्होंने म्यूजिकल नोट की बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इस तरह से उनको स्लॉट मिल गए। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग स्लॉट बोल रहे हैं, ठीक है, ये स्लॉट है। और उनका ये कहना था, जैसे हाइड्रोजन से मैं स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हैव द सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे अगर मैं फ्लोरीन से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट क्या हो गया? क्लोरीन। अब जैसे ही मैं क्लोरीन से स्टार्ट करूं तो 8th एलिमेंट क्या आएगा? कोबाल्ट और निकेल। तो यहीं पर न्यूलैंड फंस गए। भाई क्लोरीन कैसी है? गैस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटल है, सॉलिड है। क्लोरीन क्या है? गैस है। तो यहाँ पर जो न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन था वो केवल लाइटर एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था। मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैल्शियम तक तो ठीक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। अब उसको समझिए कि उनके क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसका ड्रॉबैक क्या है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक। न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की या क्लासिफिकेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी वो समझिए। देखिए, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स on the basis of increasing order of atomic weight, जो हमने आगे भी पढ़ा है, on the basis of increasing order of atomic weight, then he found that property of every eighth element is same या was same as that of first elements like in musical notes, ठीक है जी। तो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी इनके क्लासिफिकेशन की। फिर आगे और बताऊं, he said that the elements come in द सेम स्लॉट क्या है? जो कि ऐसे वर्टिकुलर कॉलम्स में आ रहे हैं। द एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो ये इनके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी जो उन्होंने बताया कि एक वर्टिकुलर कॉलम में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। लेकिन अब हम लोग आते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि ही क्लासिफाइड ओनली 56 एलिमेंट। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उन्होंने आगे के एलिमेंट और डिस्कवर अगर होते हैं तो उसके लिए जगह ही यहाँ पर नहीं छोड़ी थी। तो ही क्लासिफाइड ओनली 56 एलिमेंट, और 56th एलिमेंट कौन सा था? दैट इज थोरियम। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। चलिए, सेकेंड, समवेयर ही प्लेस्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। कहीं कहीं पर क्या किया उन्होंने, जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको एक साथ रख दिया, डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए। डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, लाइक उन्होंने अलग अलग एलिमेंट को एक स्लॉट में रख दिया। जैसे आप लोग देखो, क्लोरीन वाले स्लॉट में ही किसको रख दिया है? कोबाल्ट और निकेल को। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ऐसे ही क्या किया,
कि हिज क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल, his classification was applicable only up to lighter elements, वो लाइटर एलिमेंट्स कहाँ तक, अप टू लाइटर एलिमेंट्स, और हम लिख सकते हैं कैल्शियम, कि हिज क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट, ये होना चाहिए ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स एंड अप टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं माना जा रहा था। तो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि अदर साइंटिस्ट भी आए, लाइक मित्री इवानोविच मेंडलीव, एंड उसके बाद आए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साइंटिस्ट नील्स बोर, ठीक है, और हेनरी मोजले, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग केवल ये 2 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, पार्ट 2 वीडियो जो आएगा, उसमें बाकी के हम लोग दोनों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज पढ़िए, लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए, और आप लोग वीडियोस को डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि भाई मैं आपसे किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, ना मैंने आपसे बोला कि आप फलां जाकर मेरे को वहाँ पर कंट्रीब्यूट करिए या वहाँ पर मेरे को चंदा दीजिए, इस तरह का मेंटल लेवल मेरा नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि आप लोग एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए, तो वो चैनल ग्रो कब होगा, जब आप लोग वीडियोस को देखेंगे विदाउट डाउनलोडिंग। भाई आपका डेटा तो उतना ही खर्च हो रहा है, डाउनलोड में भी उतना खर्च होगा, और लाइव देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे तब भी उतना ही खर्च होगा। तो बेटर ये है कि आप लोग मेरे को क्या पे बैक दे सकते हैं, कि आप लोग मेरे को केवल मेरे चैनल का वॉच टाइम दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, और अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।